जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास में जानते हैं विटामिन डी के बारे में। इससे पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके विटामिन ए को पढ़िए, पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है। अगर एग्जाम में विटामिन ए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं छूटने वाला है। उसी तरह हम विटामिन डी भी पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड नहीं छूटने वाला है। बस बने रहिए, देखिए, बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इनका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल क्यों है, अभी आने वाले 2-4 मिनट में आपको पता चल जाएगा। हम ऐसा टेक्निक बताएंगे कि आपको परमानेंटली याद रह जाएगा। आगे देखते हैं अन्य नाम विटामिन डी को और किस किस नाम से जानते हैं। विटामिन डी को एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से जानते हैं, अस्थि व मांसपेशी का विटामिन के नाम से जानते हैं, सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। अभी हम जानेंगे कि रिकेट्स क्या होता है, ये कौन सा बीमारी है, और सनसाइन विटामिन क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, ये जो हमारा हड्डी है, ये हड्डी में जो कठोरता होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस के वजह से होता है, और हमारे हड्डी में जो मुलायमता सॉफ्टनेस होता है वो ओसिन और कोलाजेन, ये 2 प्रोटीन की वजह से होता है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको लिखना है ओसिन और कोलाजेन। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। तो कैल्शियम, फास्फोरस, ओसिन, कोलाजेन, इन सब का संयोजन से हमारे हड्डी का निर्माण हुआ है। हमारा हड्डी ना ही तो ज्यादा सॉफ्ट है ना ही ज्यादा कठोर है, एकदम बीच का है। याद रखिएगा। होता क्या है कि हमारे शरीर में विटामिन डी का जब कमी होता है तो कैल्शियम और फास्फोरस कम होने लगता है। कैल्शियम फास्फोरस जैसे कम होगा तो हड्डी में कठोरता भी कम होगा। हड्डी कठोर कम होने का मतलब क्या हो गया कि हड्डी मुलायम होने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में अगर विटामिन डी का कमी हुआ तो कैल्शियम और फास्फोरस में कमी आएगा। अब इसमें कमी आएगा तो कठोरता भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कठोर उतना नहीं रह पाएगा, जिससे हमारा हड्डी क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है। अमूमन बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों का जो पैर का नक्शा है कुछ ऐसा हो जाता है। ये कमर समझो, ये घुटना है, या तो यहाँ घुटने से पैर बाहर तरफ फैल जाता है या फिर घुटने से पैर अंदर की तरफ आ जाता है। तो ये होता है विटामिन डी की कमी के वजह से। ठीक है, हमारा हड्डी टेढ़ा हो जाता है। इसी को बोलते हैं रिकेट्स। ये रिकेट्स बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में होने वाली बीमारी है विटामिन डी की कमी से। इसमें क्या होता है, हमारा पैर का हड्डी टेढ़ा हो जाता है। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, विटामिन डी हमारे भोजन से कैल्शियम व फास्फोरस को अवशोषित करके हड्डी व मांसपेशी को प्रदान करता है। आखिर विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी क्या करता है ना, हम लोग जो खाना खाते हैं, खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, ढेर तरह का विटामिन भी लेते हैं और खनिज भी लेते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब लेते हैं ना खाने में। तो विटामिन डी क्या करता है, हमारे खाने में जो स्पेशली कैल्शियम और फास्फोरस है उसको अवशोषित करके हड्डी और मांसपेशी को दे देता है। कि हड्डी और मांसपेशी को कहता है, भाई ले ले अपना कैल्शियम और फास्फोरस। अभी अभी बंदे ने खाना खाया है, वहां कैल्शियम फास्फोरस हमको मिला और वहां से हम लेके आए हैं, हड्डी को दे रहा है। हड्डी को देता है, कहता है भाई अपना कठोरता बनाए रखो, अपना कठोरता को कमजोर मत करो, नहीं तो टेढ़े हो जाओगे। तो ये काम है विटामिन डी का। तो विटामिन डी कैल्शियम व फास्फोरस को नियंत्रित करता है। विटामिन डी क्या करता है ना, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का रेगुलेशन करता है, उसको रेगुलेट करता है। आपको ये बता दें कि हमारे शरीर में कैल्शियम जो है फास्फोरस के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। कैल्शियम थोड़ा ज्यादा है, फास्फोरस थोड़ा कम है। तो विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो देखो ध्यान से, कैल्शियम में देखो कैल्सी, कैल्शियम में कैल्सी, और इसका रासायनिक नाम में कैल्सीफेरॉल। यहां भी देखो, यहां भी कैल्सी है, कैल्शियम में भी कैल्सी। तो आपको याद करने में आसानी होगा कि हमारे हड्डी में कैल्शियम ज्यादा होता है और कैल्शियम को रेगुलेट कौन करता है, विटामिन डी।
इसलिए विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए जानते हैं विटामिन डी की कमी से क्या क्या होता है। पहला है रिकेट्स, ये बच्चों में होता है। आपको बता दिए हैं कि जब विटामिन डी का कमी होता है तो कैल्शियम और फास्फोरस में भी कमी आता है, जिस वजह से हड्डी नरम होके क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं रिकेट्स। दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया, इसे अस्थिर मृदुलता भी कहते हैं, बड़ों का रिकेट्स भी कहते हैं। देखो, अगर बच्चों में विटामिन डी का कमी हुआ, उनका हड्डी टेढ़ा हुआ, तो वो हो गया रिकेट्स। अगर बड़ों में विटामिन डी का कमी हुआ तो बड़ों का भी हड्डी टेढ़ा हो जाता है। किसी किसी का देखिएगा इस शेप का पैर रहेगा, किसी किसी का पैर ऐसा रहेगा, ऐसा टाइप रहेगा। तो ये जो होता है बड़ों में विटामिन डी की कमी से हड्डी का टेढ़ा हो जाना, तो इसको बड़ों का रिकेट्स बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों सेम बीमारी है, रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में। ठीक है। तीसरा है दांत में सड़न, विटामिन डी की कमी से दांत में सड़न हो जाता है, सड़ने लगता है दांत। चौथा, शरीर में हम्ब या कुबर निकल आता है। आप देखे होंगे बहुत से लोगों को ये पीछे कुबर टाइप का निकला होता है और वो ऐसे झुका होता है, तो वो जो होता है वह भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। आगे है टिटेनी रोग। टिटेनी रोग क्या होता है, आप गांव घर में देखे होंगे, अमूमन महिलाओं को अपना हाथ या पैर में पूरा रस्सी से बांध लेगी। उनको आप पूछोगे कि क्या हुआ, तो बताएगी कि बहुत टेटा रहा है, मतलब दर्द बहुत ज्यादा है मांस में, पैर में होगा या तो हाथ में होगा। तो उसी को बोलते हैं टिटेनी रोग। इसमें क्या होता है कि मांसपेशी में कैल्शियम और फास्फोरस का कमी हो जाता है। मांसपेशी में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का कमी हो जाता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा दर्द और ऐठन होता है, तीव्र दर्द हुआ ऐठन। तो जिससे लेडीज क्या करती है, पूरा हाथ में बांध लेगी रस्सी, पैर में बांध लेगी, तो वो विटामिन डी की कमी से होता है। छठा है गर्भपात। अगर गर्भवती महिला में विटामिन डी की मात्रा में कमी आई तो गर्भपात होने का संभावना रहता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं विटामिन डी के प्रकार। विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं। एक आदमी है एडोल्फ विडनस, ये देखिए एडोल्फ विडनस, इन्होंने 7 प्रकार का विटामिन डी को खोजा, 7 प्रकार का। उनमें से 2 प्रकार का जो है D2 और D3 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो 5 विटामिन डी है, बचा हुआ 5, वो उतना महत्वपूर्ण है नहीं, एग्जाम में नहीं के बराबर आएगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो हम D2 और D3 को पढ़ेंगे। विटामिन D2 ये प्राप्त होता है हमें भोज्य पदार्थ से, खाने पीने से। अभी हम देखेंगे कि भोजन में हम क्या क्या शामिल करें कि हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो। भोजन से जो विटामिन डी मिलता है वो होता है विटामिन D2, और जो सूर्य प्रकाश से विटामिन प्राप्त होता है वो होता है विटामिन D3। इसे ही हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन D3 को। ऑप्शन में अगर D2, D3, D4, D5 रहे तो आपको D3 लगाना है। ये भी आएगा कि भोज्य पदार्थ से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन D2। ये तब के लिए है जब एग्जाम वाला बहुत डीप में चले जाए, एक्स्ट्रा सोचने लगे कि आज एग्जाम जो बच्चों का है ना, औकात दिखा देना है, ऐसा क्वेश्चन देते हैं, तो उसके लिए है। लेकिन ज्यादातर संभावना तो नहीं होता, लेकिन आने वाले टाइम में हो कि पूछे क्वेश्चन। जब इसका खोज हो चुका है तो क्वेश्चन बनेगा ही। तो अब हम देखेंगे कि विटामिन D2 जो भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है, किस किस पदार्थ से प्राप्त होता है, क्या क्या खाना चाहिए हमें। फिर हम देखेंगे विटामिन D3 जो सनशाइन विटामिन है, सूर्य का प्रकाश से प्राप्त होता है, ये कैसे प्राप्त होता है। चलिए अब विटामिन डी के प्रकार को समझते हैं। हम आपको बताए थे कि इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो विटामिन D2 है और D3 है। पहले D2 देखते हैं। D2 आपको बताएं हम कि ये जो D2 है ये हमें भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है। इसका रासायनिक नाम है, विटामिन D2 का रासायनिक नाम है अर्गोकैल्सीफेरॉल। याद रखिएगा, अर्गोकैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन D2 का एग्जाम में आ सकता है। प्राप्ति स्रोत हमें कहां कहां से प्राप्त होता है।
कॉड लिवर ऑयल खाने से प्राप्त होता है। टूना फिश, टूना मछली जो होता है वो खाइए। मशरूम खाइए, गाय का दूध, दही, मोटे अनाज, यकृत और सूर्य का प्रकाश से। हालांकि ये जो सूर्य का प्रकाश है ये विटामिन D3 है, तो ये मोटा मोटी यहाँ सूर्य का प्रकाश हम इसलिए लिख दिए हैं कि आपको एग्जाम में ज्यादातर संभावना है कि सिर्फ ये आए कि विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है। D2 D3 रेयर केस में आ सकता है जब एग्जामिनर कुछ अलग ठान ले, ठीक है, इसलिए हम आपको पहले बता दिए। एग्जाम में आएगा कि विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है, तो आपको ये सब याद रखना है। कॉड लिवर ऑयल, टूना फिश, मशरूम, गाय का दूध, दही, मोटे अनाज, यकृत और सूर्य का प्रकाश। हालांकि अगर विटामिन D2 अगर स्पेशली पूछे कि विटामिन D2 कहां से पाया जाता है, तो सूर्य का प्रकाश उसमें नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन D2 में सिर्फ और सिर्फ भोज्य पदार्थ ही शामिल होगा, खाने वाला पदार्थ ही शामिल होगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश शामिल नहीं होगा, याद रखिएगा। आप नोट करके लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक ना। आपको सिर्फ विटामिन डी ही पूछेगा, D2 तक नहीं जाएगा। अगर D2 पूछ दे तो सूर्य का प्रकाश ना लाना, सूर्य का प्रकाश से हमको विटामिन D3 मिलता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं विटामिन D3। इनका रासायनिक नाम है कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? केमिकल नाम है विटामिन D3 का, कोलीकैल्सिफेरॉल, याद रखिएगा। ये देखिए सूर्य है, आपको पता है कि सूर्य का जो प्रकाश आता है वो स्पेक्ट्रम में आता है, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, मतलब पराबैंगनी किरण होता है, इंफ्रारेड रेज होता है, मतलब अवरक्त किरण होता है, दृश्य प्रकाश भी होता है। इनमें से जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, पराबैंगनी किरण, आप बचपन से पढ़े होंगे कि पराबैंगनी किरण बहुत खतरनाक होता है शरीर के लिए, स्किन में कैंसर ला देता है। और पराबैंगनी किरण को हमारा जो ओजोन मंडल है, ओजोन परत, उसको क्या करता है, छन्ना की तरह छान के ऊपर ही भेज देता है, ऊपर ही रख देता है, जमीन तक नहीं आने देता है। आज थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। पराबैंगनी किरण जो होता है, यूवी रेज जो होता है, वो 3 तरह का होता है, UVA, UVB, UVC। जो ये UVC है ये ज्यादा खच्चर है, ज्यादा खतरनाक है, बदमाश है। इसको क्या करता है ना कि जो हमारा ओजोन है वो आने नहीं देता है, यहीं से इसको लौटा देता है। जो UVB है इसका कुछ पार्ट लौट जाता है और कुछ पार्ट धरती तक आ जाता है। जो A है UVA, इसका सारा का सारा पार्ट जमीन में आ जाता है। ये उतना खतरनाक नहीं है, खतरनाक है भी नहीं। अगर खतरनाक होता तो हमारा ओजोन इतना समझदार है कि इसको आने ही नहीं देता, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कोई बंदा है जो बैठ के धूप में बैठा है, बाहर धूप लगा रहा है शरीर में। ये जो यूवी का बी वाला पार्ट है वो पड़ा इनके शरीर में। हालांकि इनके शरीर में तो पूरा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, उनमें से स्पेशली जो काम करता है वो है यूवी बी, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज का बी पार्ट। जैसे ही अल्ट्रा वायलेट का जो बी है वो इसके स्किन में पड़ता है, तो हमारे स्किन के नीचे एक तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिनका नाम है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। याद रखिएगा, हमारे स्किन के नीचे एक तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिनका नाम है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये हार्मोन की तरह व्यवहार करने लगता है। कब? जब यूवीबी हमारे स्किन में बढ़ता है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हार्मोन की तरह व्यवहार करने लगता है और ये बदल जाता है विटामिन D3 में। देखिए कोलेस्ट्रॉल विटामिन D3 बना रहा है और सूर्य का प्रकाश से किस तरह विटामिन D3 का निर्माण हो रहा है। एग्जाम में आपको विटामिन डी ही आएगा अमूमन, जैसा अभी का चलन है, लेकिन भविष्य को देखते हुए आपको यह जानना बहुत जरूरी है। हो सके आगे आने वाले 1-2 साल में पूछे भी। तो देखते हैं कि विटामिन D3 कहां से बना। हमारे स्किन के नीचे जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल था वो बदल गया विटामिन D3 में। क्यों बदला? क्योंकि यूवी का जो बी पार्ट है वो हमारे स्किन में पड़ा, इसमें वो पावर था जिस वजह से ये विटामिन D3 में बदल गया। इसी को हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन। जो विटामिन D3 है इसी को क्या बोलते हैं हम? सनशाइन विटामिन। याद रखिएगा, ठीक है। अब आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कहीं समझने में कोई परेशानी हुआ है
तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आगे से ध्यान रखा जाएगा। मिलते हैं दूसरे विटामिन के साथ।